हेलो, तो आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, एंड में आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। हेलो, तो आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बात है कि अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब का टाइम डिफरेंट और अब का टाइम डिफरेंट है। तो ये जो कंडीशंस चेंज होती, नीड्स चेंज होती हैं, इनके लिए हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो क्लियर हो गया ना कि अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके बाद बात आती है अमेंडमेंट की। तो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ना ही बहुत ज़्यादा टफ है और ना ही बहुत ज़्यादा इजी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर अ रिजिड बट द कंसेंसस ऑफ बोथ। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ना ही बहुत ज़्यादा रसिड है, दोनों का सिंथेसिस है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ना ही बहुत ज़्यादा इजी है, ना ही बहुत ज़्यादा टफ है। जैसे हम यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं। यूएसए में अमेंडमेंट करना बहुत ही टफ है और ब्रिटेन में बहुत ईजी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों का सिंथेसिस है, इजी भी है और टफ भी है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, उसके प्रोसीजर के लिए। लेकिन साथ में ये भी है कि पार्लियामेंट वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिससे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स हार्म हो रहे हों। ये वर्डिक्ट आया था केशवानंद भारती के केस में कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती और फिर कोई भी ऐसा प्रोविजंस नहीं ला सकती जिससे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्टर्ब हो। ओके, तो फिर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। ना प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का वो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। तो पहला 3 स्टेप्स में दिया। पहला स्टेप ये होता है कि बिल को किसी भी एक हाउस से पास कराया था। पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस से, मतलब लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता है। और ये बिल होता है कि आइदर बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर, मतलब फिर मिनिस्टर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, प्राइवेट मेंबर्स पे इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि प्राइवेट मेंबर्स क्या होते हैं। प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट का पार्ट तो होते हैं बट वो मिनिस्टर्स नहीं होते, मतलब पार्लियामेंट के पार्ट्स नहीं होते, वो होते हैं प्राइवेट मेंबर्स। ओके, उसके बाद बिल कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर। तो आपको समझ में आ गया, और आगे बताते हैं। उसके बाद जो बिल है उसको किस ईच हाउस से, मतलब राज्यसभा लोकसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी मेजॉरिटी के टाइप्स। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है कि जितने भी टोटल मेंबर्स होते हैं हाउस के, और जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो उस दिन प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल मेंबर प्लस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी। ये मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद हर हाउस को बिल को सेपरेटली पास कराना होता है। कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा हो, उसे सेपरेटली बिल पास कराना होगा। ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा ने पास नहीं करा या लोकसभा ने पास नहीं करा तो दोनों की जॉइंट सिटिंग करा ली और पास कर दिया बिल। ऐसा नहीं होता है, दोनों हाउसेस को सेपरेटली पास कराना ही होता है। और अगर बिल किसी भी फेडरल प्रोविजन को अमेंड कर रहा हो तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर से रेक्टिफाई कराया जाता है, मतलब ये मस्ट है। उसके बाद रेक्टिफाई कराने के बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर असेंट। प्रेसिडेंट के सामने उसके असेंट के लिए
उसको प्रेजेंट करा जाता है आफ्टर द रेक्टिफिकेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर इन द केस ऑफ फेडरल इन केस व्हेन बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस। ठीक है, उसी केस में जब वो फेडरल प्रोविजंस को अमेंड कर रहा हो उसी केस में ऐसा होता है, नहीं तो नहीं। ओके, और प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देना ही होता है, ऐसा नहीं कर सकते वो कि वो उसे असेंट ना दें और उसको रिटर्न कर दें। उनके लिए कंपल्शन होता है कि उन्हें असेंट देना ही होगा। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट के बाद वो बिल एक एक्ट बन जाता है। तो ये सारा रहा प्रोसीजर कि कैसे अमेंडमेंट होता है। और अब आपको आगे बताएंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करने के 3 टाइप्स होते हैं: अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब टोटल जितने भी स्टेट हैं उनका हाफ का रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है। जैसे अभी 28 स्टेट्स हैं, 14 स्टेट का तो रेक्टिफिकेशन चाहिए ही होगा। ये मैं अभी आपको अगर डिटेल में बताऊंगी। अब हम देखते हैं मैं सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, इसमें बहुत ही सिंपल होता है कि हमें मोर देन 50% की मेजॉरिटी चाहिए होती है द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग मीन्स जो मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। ठीक है, जो मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनके मोर देन 50% की मेजॉरिटी हमें चाहिए होती है, मतलब 50% से ज़्यादा हो, 50% से कम ना हो। और ये किसी भी हाउस से दो हाउस जो है हमारे पास राज्यसभा लोकसभा में किसी में भी इनिशिएट हो सकता है। लेट्स सपोज ये किसी भी हाउस की दोनों में से किसी हाउस की टोटल स्टैंड 245 है। 245 में से 100% है उस दिन और हमें मेजॉरिटी कितनी चाहिए, मोर देन 50%। तो 100 का 50% सिंपल सी बात है 50 हुआ। मोर देन 50% मतलब 50 प्लस 1 51, तो मोर देन 50% हो जाएगा। तो द रिक्वायरमेंट टू पास द बिल इज 51, मतलब 51 से 100 भी हो जाए, 51 से 100 भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मोर देन 51 हो, लेस देन 50% ना हो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इलेक्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट। बाउंड्रीज का इलस्ट्रेशन और किसी भी नेम स्टेट का नेम चेंज करना या फिर फॉर्म करना हो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से होता है। सेकंड शेड्यूल इमोलमेंट अलाउंस प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट स्पीकर एक्सेट्रा। Now, quorum in Parliament, rules and procedure in Parliament, number of using judges in the Supreme Court, citizenship acquisition and termination, elections to the Parliament and state legislature, delimitation of constituencies, union territories, fifth schedule, administration of scheduled class areas and scheduled tribes, sixth schedule, administration of tribal areas. प्यूजन जजेस वो होते हैं जो मेन जज होते हैं, उससे नीचे के जजेस होते हैं प्यूजन जजेस होते हैं। अब देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जितने मेंबर्स टोटल मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी प्लस जो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट है वोटिंग के देन प्रेजेंट एंड वोटिंग उसकी 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, उससे उसी से बिल पास होता है। सपोज करिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज टोटल स्ट्रेंथ 543 है, तो 543 की मेजॉरिटी कितना हुआ, 50% से ज़्यादा। 50% से ज़्यादा होगा तो मेजॉरिटी होगा ना। तो 543 का 50% कितना हुआ, 543 का 50% हुआ 271.5।
तो अगर हम 272 लेके चले तो 271.5 से ज़्यादा है। अगर किसी भी चीज़ में वोट 272 है तो वो मेजॉरिटी में है, तो 543 की मेजॉरिटी 272 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब सपोज करिए कि 543 में से 300 मेंबर्स जिस दिन वोट हो रहा है उस दिन प्रेजेंट है, तो मेंबर्स प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ वोटिंग इज 300, तो 300 की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी ना, तो 2/3 मेजॉरिटी कितना होगा, 2/3 इंटू 300 जो कि आएगा 200। सॉल्व करके देख लीजिएगा 200 ही आएगा। तो मतलब कोई भी अगर बिल पास करना है तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि 2/3 मेजॉरिटी से तो पास होना चाहिए। जितने उस दिन मेंबर प्रेजेंट है उतने के 2/3 मेजॉरिटी क्रॉस करनी ही चाहिए। सपोज करिएगा वोट 199 हुए तो यहीं पे वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो 2/3 मेजॉरिटी ही नहीं क्रॉस कर पाया। अब 2/3 मेजॉरिटी क्रॉस करने के बाद अब सपोज करिए कि 300 वोट्स में से 200 वोट्स फेवर में है। ठीक है, वो 2/3 मेजॉरिटी तो मैं बस एक वो क्राइटेरिया बता रही थी कि कितना होगा कितने का। अब सपोज करिए सिचुएशन कि 300 में से 200 वोट किसी भी बिल के फेवर में है, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि 2/3 मेजॉरिटी तो ये है यहाँ पे, क्योंकि ये 200 से ज़्यादा है, 250 वोट्स 200 से ज़्यादा है, तो 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया। तो ये पहला स्टेप हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है टोटल स्ट्रेंथ की मेजॉरिटी। टोटल स्ट्रेंथ की मेजॉरिटी 272 है, लेकिन वोट 250 है, तो ये बिल नहीं पास होगा, क्योंकि 250 272 से लेस है। बिल पास करने के लिए 272 से ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए होती है, जितना उस दिन मेंबर प्रेजेंट होते हैं उनकी वोटिंग की। तो सपोज करिए कि आउट ऑफ 300 200 वोट किसी बिल के फेवर में, तो 280 टू 272 से ज़्यादा है, मतलब मेजॉरिटी मिल गई है, तो अब ये बिल पास हो सकता है। अब ये कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होते हैं। फंडामेंटल राइट्स स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, all provisions which are not covered with the first and third category, they are amendment by this special majority. अब देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। ओके, तो इसमें क्या है, दोज प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी and can be amendment by the special majority of the parliament, also with the consent of the half of the state legislature by simple majority। मतलब वो प्रोविजंस जो कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट से पास होते हैं। मतलब इनमें कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे कि 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में से 14 स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए होता है फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रोविज़न के लिए। अगर फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न करना है तो जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर, जितने भी स्टेट्स हैं, उनके हाफ का हमें अप्रूवल चाहिए होता है। अगर 28 स्टेट में से 14 ने अप्रूवल दे दिया, 14 से लेकर 28 सारे दे दें तो भी पास हो जाएगा, लेकिन अगर 28 में से 13 ने दिया तो पास नहीं होगा, क्योंकि ये हाफ तो नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज मैनर, ये इससे अमेंड होता है, इस अमेंडमेंट से, इस टाइप के अमेंडमेंट से। इसका एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट,
Supreme Court and High Court, distribution of legislative power between union and state, goods and service tax council, any of the list in 7th schedule, representation of state in parliament, power of parliament to amend the constitution as procedure is given in article 368. ओके, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हाँ तो गाइस, आपने वीडियो एंड तक देखा है, तो आपके लिए डीएससी एजुकेशन लाया है एक डिजिटल अर्निंग प्लेटफॉर्म where you can earn up to lakhs in a month. So guys, link is given in description. So hurry up and register yourself and send the screenshot to our Insta account. From there, our team will guide you. And this is for limited people. So hurry up, don't miss your chance. Thank you. Thank you for watching this video.